देख के तुमको दिल डोला है, गॉड प्रॉमिस हम सच बोला है, और हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। बोलो तो जिए, बोलो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। जी हाँ दोस्तों, करना कुछ नहीं है। कल जहां पर हमने क्लास छोड़ी थी वहीं से आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। तो कल हमने जाना था, क्या जाना था कि पत्थरों के औजारों की बनावट के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया था। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो यहाँ से टॉपिक की हम शुरुआत कर रहे हैं। फटाफट अपना कॉपी पेन निकालिए और मेरे साथ चीजों को साझा करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। यानी औजारों की बनावट के आधार पर काल को, कौन से प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, पुरा पाषाण काल। अब देखिए, बात करते हैं कि पुरा पाषाण काल की, और पुरा पाषाण काल से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे बनते हैं। पहला प्रश्न आएगा कि आदि मानव की उत्पत्ति किस काल से मानी जाती है। तो आदि मानव की उत्पत्ति इस पुरा पाषाण काल से ही मानी जाती है। तो लिखेंगे हम आदि मानव की उत्पत्ति इसी काल से मानी जाती है। अब देखिए, पुरा पाषाण काल से ही आदि मानव की उत्पत्ति जानी जाती है। और हमने कल की वीडियो में ये बता दिया था कि आदि मानव की जो उत्पत्ति के लिए भूमि बताई गई थी वो कौन सी थी, अफ्रीका महाद्वीप। यानी अफ्रीका महाद्वीप में आदि मानव की उत्पत्ति हुई थी सर्वप्रथम। फिर हम बात कर रहे हैं कि यदि क्वेश्चन में पूरा पाषाण नहीं देगा तो क्या देगा। क्वेश्चन में अगर पूरा पाषाण नहीं देगा तो केवल पाषाण दे देगा, पाषाण काल। या फिर पाषाण काल ना देगा तो क्या देगा, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। तो वो आपसे कुछ भी कह सकता है। आपसे पूछेगा आदि मानव की उत्पत्ति किस काल में हुई, पुरा पाषाण काल या पाषाण काल इसी को कहते हैं, या प्रागैतिहासिक काल। ठीक है ना, यहाँ से किसी के बारे में पूछ सकता है। यदि हम बात करें इस काल के मानव की, तो इस काल का जो मानव था वो यायावर स्थिति में था। कहने का मतलब यह घुमक्कड़ की स्थिति में था, और उसका जो जीवन निर्भर था वह शिकार पर निर्भर था। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं, इसके बारे में ही लिख रहे हैं सारी बातें हम। चलिए, इस काल का मानव यायावर स्थिति में था, या हम बोल सकते हैं उसे घुमक्कड़ था। और इसका जो जीवन था वो शिकार पर निर्भर था। ठीक है, इस काल के मानव का जो जीवन था शिकार पर निर्भर था। फिर यदि हम बात करें तो इस काल में ही मानव ने सर्वप्रथम एक औजार का निर्माण करा, यानी एक औजार बनाया था। और उस औजार की यदि हम बात करें तो उसका नाम मिलता हस्त कुठार, यानी हैंड एक्स, जिसको हम बोल सकते हैं कुल्हाड़ी। ठीक है, तो कुल्हाड़ी की यदि हम बात करें तो प्रश्न ये आता है कि सर्वप्रथम आदि मानव ने किस औजार को बनाया था। तो वो था हस्त कुठार या हैंड एक्स। ठीक है, सर्वप्रथम मानव ने, इस काल के मानव की बात कर रहे हैं, पुरा पाषाण काल के मानव ने
हस्त कुठार या हम बोल सकते हैं इसे हैंड एक्स औजार बनाया था। अब एक प्रश्न ये मिलता है कि साहब ये जो हस्त कुठार था, ये जो हैंड एक्स था, इसकी खोज कहां पर हुई? तो इसकी जो खोज हुई थी वो 1863 ईस्वी में हुई थी और कर्नाटक के पल्लवरक नामक स्थान से इसकी खोज की गई थी। और यदि हम बात करें इसके खोजकर्ता की, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इसकी खोज की थी। तो यहां से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो हैंड एक्स है, हस्त कुठार है, वह पूरा पाषाण कालीन औजार है। इसकी खोज कब की गई थी? 1863 ईस्वी में। और किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। और ये कहां पर पाया गया, कहां से प्राप्त हुआ? तो कर्नाटक के पल्लवरा नामक स्थान से ये प्राप्त हुआ था। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे लगता है जगह नहीं बची है। ठीक है, आगे लिखते हैं। तो हस्त कुठार या हैंड एक्स, हस्त कुठार या हैंड एक्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसकी जो खोज हुई थी, ये जो खोजा गया, वो खोज हुई थी 1863 ईस्वी में। और यदि हम बात करें स्थान की, तो कर्नाटक जो राज्य है उसके अंदर एक स्थान पड़ता है, कर्नाटक के पल्लवरम स्थान से, पल्लवरम नामक स्थान से इसकी खोज हुई थी, हस्त कुठार की या हैंड एक्स की। और यदि हम बात करें इसके खोजकर्ता की, किसने खोजा था? खोजकर्ता, तो इसके खोजकर्ता थे सर रॉबर्ट ब्रूसफुट। सर रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इस हैंड एक्स या हस्त कुठार की खोज की थी। फिर अगला प्रश्न ये बनता है कि इस काल का जो मानव था वह समूह में निवास नहीं करता था। कौन से काल की बात कर रहे हैं हम? पाषाण काल की, ठीक है। इस काल का मानव समूह में निवास नहीं करता था। इसका मतलब क्या है कि इस काल का जो मानव था वो अकेला ही रहता था। कई स्थितियां ऐसी भी पाई जाती है कि मानव से डरता था, मतलब वह समूह में निवास नहीं करता था, अकेला रहता था। और फिर दूसरी बात यदि हम करें तो प्रश्न ये भी आता है कि सबसे विचित्र आदि मानव किस काल में था? तो सबसे विचित्र आदि मानव जो था वो इसी काल में था। कौन से काल की बात कर रहे हैं हम? पुरा पाषाण काल की। लो मैं लिख देता हूं, पुरा पाषाण काल, ठीक है, पुरा पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल में हस्तकुठार मिला। पुरा पाषाण काल में जो हस्तकुठार मिला था 1863 ईस्वी में कर्नाटक के पल्लवरम नामक स्थान से सर रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इसकी खोज की थी। और इस काल का जो मानव था वह समूह में निवास नहीं करता था, अकेला ही रहता था। फिर प्रश्न ये भी आता है कि किस काल का मानव सबसे विचित्र था? तो पुरा पाषाण काल ही हम लिख देते हैं। इस काल का मानव विचित्र था, यानी सबसे विचित्र था। अब विचित्र का मतलब क्या है? देखिए उस समय कपड़े, जैसे आज का मानव की यदि हम बात करें तो अच्छी पोशाक पहनता, अच्छे कपड़े पहनता, बढ़िया सा हेयर स्टाइल रखता है ना। तो उस समय का जो मानव होता था नग्न अवस्था में रहता था, शरीर पर बड़े बड़े बाल होते थे। और यदि हम बात करें उसके जीवन की, दैनिक चर्या की, तो वो शिकार करता था, शिकार से ही अपनी जीवनचर्या चलाता था। खाने के लिए वह जानवरों का शिकार करता था और उनको खाता था। तो प्रारंभ में जो मानव शिकार करता था और मांस खाता था वह कच्चा खाता था। क्यों? क्योंकि अभी जो है मानव आग से परिचित नहीं हुआ था। लेकिन जब पुरा पाषाण काल का अंतिम चरण आया, तो इस अंतिम चरण की यदि हम बात करें तो आग से परिचित हो गया था। पुरा पाषाण काल के अंतिम चरण में आदि मानव आग से परिचित हो गया था, परंतु आग का प्रयोग नहीं किया था। ठीक है, तो पहली बात तो ये हम लिख लेते हैं
इस काल में मानव आग से परिचित हुआ, परंतु आग का प्रयोग नहीं किया था। तो देखिए, इस काल में आदि मानव आग से परिचित तो हो गया था, बस समझ पा रहा था कि ये क्या है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया था। यदि हम बात करें तो जब आदि मानव पत्थर के औजार बनाता था तो पत्थर को पत्थर से काटता था, पत्थर को पत्थर से रगड़ता था, घसीटता था, तो जब पत्थर से पत्थर टकराता था तो उसमें से जो चिंगारी निकलती थी आग की, तो वह उसको देख करके चकित रह जाता था। लेकिन जब वो उसी चिंगारी से, उसके घर्षण से, जब उसके जैसा हाथ से बनाएगा तो हाथ को जब लपट लगी तो वो कूदा। कहने का मतलब ये था कि जब पत्थर का औजार बनाता था, पत्थर से पत्थर को टकराता था तो आग की चिंगारी निकलती थी, तो वह परिचित हो चुका था इस काल के अंतिम चरण में, लेकिन अभी तक उसने जो है आग का प्रयोग नहीं किया था। ठीक है ना। फिर यदि हम बात करें यहां से तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये बन जाता है कि आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस मानव ने किया था। तो कल मैंने 6 प्रकार के मानव लिखाए थे, जैसे रामापिथेकस हो गया था, या एक मानव का नाम होमो इरेक्टस था। तो होमो इरेक्टस थोड़ा खांसी है, ठीक है। होमो इरेक्टस जो था वह आदि मानव था जिसने आग का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस मानव ने किया था। तो हम लिख सकते हैं इसे, आग का सर्वप्रथम प्रयोग, आग का सर्वप्रथम प्रयोग होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस मानव ने किया था। ठीक है। तो ये जो होमो इरेक्टस प्रकार का मानव था, इसने आग का प्रयोग किया था। यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये भी मिलता है कि जो सबसे पहला आदि मानव था जिसका नाम था रामापिथेकस, तो जो रामापिथेकस मानव था, इस मानव को जो है देव मानव की संज्ञा दी गई। देव मानव की संज्ञा का मतलब क्या है कि ये पहला मानव था या देवों के प्रति इसको संज्ञा दी गई। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? रामापिथेकस की। रामापिथेकस मानव, ठीक है। लिखेंगे इसे देव मानव की संज्ञा दी गई, संज्ञा दी गई। देव मानव की संज्ञा दी गई किसे? रामापिथेकस की। और रामापिथेकस से यह प्रश्न बनता है क्या, जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय के आसपास के क्षेत्र या उसकी तलहटी में इस रामापिथेकस मानव के कंकाल पाए गए। या हम कह सकते हैं कि रामापिथेकस मानव की जो खोज की गई थी वो कहां पर की गई थी, या इसके कंकाल कहां से प्राप्त हुए? तो शिवालिक हिमालय से प्राप्त हुए, और 1924 में इसके कंकाल प्राप्त किए थे। यदि हम बात करें तो प्रश्न ये भी आता है कि रामापिथेकस मानव की खोज या उसके कंकालों की खोज जो की थी वो किसने की थी? तो रिचर्ड लेवनी ने की थी 1924 में। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, दिख रहा कि नहीं दिख रहा पता नहीं। चलिए दिख जाएगा, लिख देते हैं क्या, खोज की बात कर रहे हैं हम इसकी, ठीक है। यह साक्ष्य, इसने मानव के साक्ष्य, और साक्ष्य में हम बात कर रहे हैं किसकी? कंकाल की। कंकाल, कंकाल का मतलब आप लोग समझते हैं, जो हड्डियां होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंकाल, ठीक है। कंकाल प्राप्त हुए, और ये प्राप्त कहां से हुए? शिवालिक, शिवालिक हिमालय से, शिवालिक हिमालय से प्राप्त हुए। और यदि हम बात करें तो प्रश्न ये भी बनता है क्या, मैं इसको साफ कर देता हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो हम बात कर रहे हैं रामापिथेकस की।
तो जैसे रामापिथेकस के बारे में हमने जाना कि इसे संज्ञा दी गई देव मानव की, और इसके जो साक्ष्य मिले थे वो शिवालिक हिमालय से मिले थे, और इसके साक्ष्यों को जो खोजा था, या हम ये कह सकते हैं कि इसके साक्ष्य हैं, और साक्ष्यों की बात कर रहे हैं हम इसकी कंकाल की। इसके जो कंकाल खोजे थे वो 1924 के आसपास 1924 के आसपास खोजे गए थे, और जो खोज करता थे इसके, यानी जिन्होंने खोजा था, उनका नाम था रिचर्ड लेवी। तो रिचर्ड लेवी ने इसके कंकालों की खोज की थी 1924 के आसपास। फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है यहाँ से कि भारत में सर्वप्रथम आदि मानव कौन सा था। तो भारत का जो सर्वप्रथम आदि मानव था वो ये ही था। देखेंगे हम, भारत का सर्वप्रथम आदि मानव था। ठीक। और इस रामापिथेकस की यदि हम बात करें तो ये भी समूह में निवास नहीं करता था, मतलब अकेला अकेला रहता था। यह समूह में निवास नहीं करता था। यह समूह में निवास नहीं करता था, यह अकेला अकेला रहता था। अब यदि हम बात करें तो भाई एक प्रश्न ये आएगा कि सर जब इतना पहले ये मानव रहा होगा और इसकी मृत्यु हो गई होगी तो इसका पता कैसा लगा होगा। तो बेटा कार्बन डेटा पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज का पता लगा सकते हैं। कार्बन डेटा पद्धति वह पद्धति होती है कि यदि किसी मुर्दे की हड्डी भी मिल जाए तो उस हड्डी से, उसकी उस अस्थि से ये भी पता लगा सकते हैं कि यह हड्डी किसी स्त्री की थी या पुरुष की थी, या हड्डी किसी की भी हो सकती है। तो ये भी बताया जा सकता है किस जानवर की, कुत्ते की थी, भेड़िए की थी, घोड़े की थी, या किसी मनुष्य की थी। तो कार्बन डेटा पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिससे हम किसी के भी जीवन चक्र या काल के बारे में पता लगा सकते हैं। तो प्रश्न है कि इसकी मतलब जो है पता कैसे लगाया कि ये किस काल का था। तो हम लिख सकते हैं कि कार्बन डेटा पद्धति द्वारा इसका पता किया गया। कार्बन डेटा पद्धति द्वारा पता किया गया। कार्बन डेटा पद्धति द्वारा इसका पता किया गया। अब आगे हम बात करते हैं क्या, दूसरा जो काल था वो था मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल के बारे में हम बात कर लेते हैं। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, सबसे पहला प्रश्न ये बनेगा कि इस काल में जो आदि मानव था उसने समूह में रहना शुरू कर दिया था। मतलब पूरा पाषाण काल में अकेला अकेला भटक रहा है, लेकिन इस काल में जब इस काल का दौर आया तो मानव जो है ना साथ साथ रहने लगा, मतलब समूह में निवास करने लगा। तो लिखेंगे इस काल में या इस काल का मानव समूह में निवास करता था। इस काल का मानव समूह में निवास करता था। और यदि हम बात करें तो प्रश्न ये भी मिलता है कि इस काल में मानव ने सर्वप्रथम किसको पाला था, यानी पशुपालन यहाँ पर शुरू कर दिया था। और पशुपालन की यदि हम बात करें तो सबसे पहले जिसको पाला था वह था कुत्ता, जिसको हम बोलते हैं श्वान। तो एक और दूसरी बात, इस काल में पशुपालन शुरू किया, और ये जो पशुपालन शुरू किया था सर्वप्रथम किस जानवर को पाला, तो वह था कुत्ता। सर्वप्रथम जो पाला था वो कुत्ते को पाला था। कुत्ते को हम क्या बोलते हैं, श्वान बोल देते हैं। ठीक है, अब एक और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि प्राग ऐतिहासिक काल में या पूरा पाषाण काल में जो औजार होते थे उनका आकार बहुत बड़ा होता था, लेकिन धीरे धीरे औजारों का आकार छोटा होता चला गया। ठीक है ना, जैसे पहले इस तरह से औजार हुआ करते थे, ठीक है, इस तरह से।
अब बाद में क्या हुआ, ये औजारों का आकार जो है ना धीरे धीरे छोटा होता चला गया। तो हम कह सकते हैं कि इस काल में औजार छोटे हो गए और औजारों का छोटे होने के कारण इस काल को संज्ञा दी गई सूक्ष्म पाषाण काल की, या जिसको माइक्रोलिथ काल भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो एक बात ये लिखेंगे, इस काल में औजार छोटे होते थे। यानी अभी पूर्ण रूप से छोटे नहीं हुए लेकिन छोटे होते चले गए, पहले की अपेक्षा में अब कुछ छोटे हैं। ठीक है। और इन औजारों का छोटा होने के कारण ही क्या कहा गया, सूक्ष्म पाषाण या इन औजारों को माइक्रोलिथ कहा गया। सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथ कहा गया। अब देखिए एक और विशेष बात ध्यान पूर्वक यहाँ पर समझ लीजिएगा। क्या कि जो औजार पाए गए थे उन्हें सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथ कहा गया और इसी के आधार पर इस काल को भी माइक्रोलिथ काल की संज्ञा दी गई। माइक्रोलिथ काल की संज्ञा दी गई। यदि हम बात करें तो औजार जो होते थे वो 1 इंच से 5 इंच तक के भी होते थे, ऐसा भी बताया गया है, 1 से 5 इंच तक के होते थे। फिर अगली बात यदि हम करें तो एक प्रश्न ये आता था कि पहले मानव जो औजारों का प्रयोग करता था वो पत्थर के औजार होते थे और उनमें कोई हत्ता वगैरह जैसी चीज नहीं होती थी। तो हत्ते नुमा या हत्तेदार औजारों का जो प्रयोग किया गया था वो इसी मध्य पाषाण काल में किया गया था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं औजार कैसे होते थे, औजार हत्तेदार मतलब उनमें जो है हत्ता लगा हुआ होता था। अब एक प्रश्न ये आता है कि जो मध्य पाषाण काल है, इस मध्य पाषाण काल को पुरा पाषाण काल का संक्रमणकालीन काल कहा गया। मध्य पाषाण काल को यानी मध्य पाषाण काल को पुरा पाषाण काल का संक्रमण काल कहा गया। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं मध्य पाषाण काल को पुरा पाषाण काल का संक्रमणकालीन काल। ठीक है। देखिए ये वाली लाइन, चलिए यहीं लिख देता हूं, संक्रमणकालीन काल कहा गया। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे चलते हैं कि क्या क्या और महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी किसके बारे में, नव पाषाण काल के बारे में। तो देखिए पहले चीजों को सुन लीजिए, बाद में लिख लेंगे। नवपाषाण काल की यदि हम बात करें तो नवपाषाण काल से पहले था मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल की यदि हम बात करें तो इस काल में धीरे धीरे यानी पुरा पाषाण काल में आग से थोड़ा परिचित हुआ था। पुरा पाषाण काल में मानव आग से थोड़ा परिचित हुआ था और पूर्ण रूप से परिचित हो गया मध्य पाषाण काल में। थोड़ा थोड़ा प्रयोग भी करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपसे पूछेगा कि आग का आविष्कार या आग का प्रयोग किस काल में किया। तो देखिए पता तो पूरा पाषाण काल में चल गया था, और जब बात करते हैं नवपाषाण काल की तो पूर्ण रूप से आग का जो प्रयोग किया था वो नवपाषाण काल में किया था। फिर इसके साथ आग का प्रयोग किस लिए, भोजन पकाने के लिए, यानी अब मानव कच्चा भोजन नहीं खाता, भोजन को पकाकर खाता। पूर्ण रूप से प्रयोग, और प्रयोग मध्य पाषाण काल में प्रयोग हो गया था, लेकिन पूर्ण रूपेण प्रयोग नवपाषाण काल में भोजन को पकाकर खाने के लिए और जंगल को साफ करने के लिए, मतलब जंगल में आग लगा दी और उसको क्या कर दिया, साफ कर दिया। फिर हम बात करते हैं तो एक शब्द मिलता है इतिहास में जिसे बोलते हैं मृतक परिपाटी। मृतक परिपाटी का मतलब है दाह संस्कार करने में आग का प्रयोग किया गया। तो हम लिख सकते हैं इस काल में आग का पूर्ण रूपेण प्रयोग किया गया। पूर्ण रूपेण यानी पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया पूर्ण रूपेण प्रयोग किया गया।
और ये जो प्रयोग किया था किस लिए? भोजन पकाने के लिए, भोजन पकाने के लिए। फिर जंगल को साफ करने के लिए, जंगल को साफ करने के लिए। फिर यदि हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से हमारा ये बन जाता है, क्या बन जाता है कि मृतक परिपाटी शब्द मिलता है। क्या मिलता है? मृतक परिपाटी यानी दाह संस्कार। मृतक परिपाटी, इसको हम क्या बोलेंगे? दाह संस्कार। मतलब जैसे आज भी दाह संस्कार की प्रक्रिया प्रथा प्रचलित है। जैसे कि हिंदू धर्म में क्या होता है, मरने के बाद सबको जलाया जाता है। जब मरने के बाद सबको जलाया जाता है तो उस समय नवपाषाण काल में भी सबों को जलाया गया था। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि जो नवपाषाण काल था, इस काल का मानव समूह बनाकर रहता था। मतलब एक जगह बनाकर रहता था। उसने धीरे धीरे क्या काम करा, अपनी बस्तियां बनानी भी शुरू कर दी। ठीक है, बस्तियां बनानी शुरू कर दी। तो यहाँ हमें जो साक्ष्य मिले हैं इसकी बसावट के, यानी बसना शुरू हो गया, बसावट के साक्ष्य है मेहरगढ़ नामक स्थान से मिले हैं। ठीक है, यानी नवपाषाण कालीन बसावट के साक्ष्य मानव के कहां से मिले? मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, स्थायी बसावट, स्थायी बसावट, स्थायी बसावट के क्या मिले? साक्ष्य मिले। मतलब एक जगह रहना या घर बना करके रहना, घर बसा कर रहना, घर बसाकर रहना। और इसके जो साक्ष्य मिले हैं, इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिले हैं? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ भैया कहाँ पड़ता है आपका? मेहरगढ़ पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक है ना। फिर यदि हम बात करें तो इस काल के मानव ने और क्या क्या कार्य किए, तो देखिए कार्यों की यदि हम बात करें तो इसने कृषि करना प्रारंभ किया, कृषि कार्य प्रारंभ प्रारंभ किया। या हम बोल सकते हैं क्या? खेती। यानी नवपाषाण काल के मानव ने खेती करना शुरू कर दिया। और जब खेती करेगा तो पशुओं को भी पालेगा, और जब पशुओं को पालेगा तो उनके लिए भी चारा एकत्रित करेगा। और जब कृषि करेगा, खेती करेगा, तो अपने लिए भी भोजन की जो सामग्रियां होती हैं, जैसे चाहे हम आज के समय के गेहूं कह दें, धान कह दें, तो इनको भी एकत्रित करेगा। और इनके एकत्रित करने की बात यदि आ जाती है तो हम कह सकते हैं क्या? खाद्य संग्राहक के रूप में, या खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक के रूप में सामग्रियों को, सामग्री को एकत्रित किया, एकत्रित किया। फिर एक प्रश्न ये मिलता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ था। तो पहिए, पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। फिर यदि हम बात करें तो यहाँ पर धीरे धीरे मानव ने क्या काम करा? बर्तन बनाने प्रारंभ कर दिए। और बर्तनों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले मिट्टी के बर्तन बनाए थे, जिनको बोलते हैं मृद भांड। ठीक है, तो मृद भांड, मृद भांड का निर्माण हुआ। फिर नवपाषाण कालीन मानव सर्वप्रथम किस धातु से परिचित हुआ? यह प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, के सर्वप्रथम जो है किस धातु से परिचित हुआ मानव? तो हम लिख सकते हैं सर्वप्रथम, सर्वप्रथम धातु से जिससे परिचित हुआ था वह धातु थी तांबा। ठीक है, तांबा वह धातु थी जिससे परिचित हुआ। और इसके परिचित होने के साथ साथ क्या किया भैया? इसका प्रयोग भी किया। ठीक है, इसका प्रयोग भी किया। फिर आगे हम बात करते हैं तो प्रश्न ये मिलता है क्या कि सर्वप्रथम जब खेती के साक्ष्य मिले तो खेती के साक्ष्यों से ऐसा पता चला
कि इस काल का जो मानक था किस फसल को सबसे पहले बोया गया, तो रागी की फसल सबसे पहले बोई गई थी। और रागी की फसल की यदि हम बात करें तो जैसे बाजरा होता है, बाजरे का ही छोटा रूप होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, रागी बोल देते हैं। ठीक, फिर प्रश्न आता है कि पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले, तो राजस्थान के बागोर से पशुपालन के साक्ष्य मिले। तो हम लिख सकते हैं सर्वप्रथम फसल जो बोई थी वो कौन सी बोई थी, उसका नाम था रागी। ठीक है, बाजरे का छोटा रूप था। और पशुपालन के साक्ष्य जो मिले हैं वो राजस्थान के कहां से मिले हैं, बागोर से मिले हैं। राजस्थान के अंदर स्थान पड़ता है जिसका नाम है क्या, बागोर। ठीक है ना, वहां से इसके साक्ष्य मिले हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं भीमबेटका के बारे में। ठीक है, भीमबेटका तो पहला प्रश्न तो यही है भैया कि भीमबेटका है क्या। यदि हम बात करें तो आपने सुना होगा नाम भीमबेटका की गुफा, ये उसी की हम बात कर रहे हैं। तो भीमबेटका की गुफा या हम कहते हैं भीमबेटका, ये कहां पर है, तो भैया पहला प्रश्न ये है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी कहां पर, भोपाल के समीप। ठीक है, कहां कहां पर है, एमपी। एमपी का मतलब क्या है, मध्य प्रदेश। लो पूरा पूरा लिख देता हूं, कहेंगे नहीं तो सर ने छोटा लिख दिया। कहां पर, भोपाल के समीप। ठीक है, भोपाल के समीप पड़ता है कहा, भीमबेटका या भीमबेटका की गुफा। फिर अगला प्रश्न यहाँ से देखिए, मैं जो है ना इसको लिख करके थोड़ा साइड में इसलिए हो जाता हूँ ताकि आप जो है इसको नोट करते रहे हाथों हाथ। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा साइड से हो जाता हूँ कि भाई आप इसको नोट कर लो और मैं साइड से हो गया। ठीक है, फिर प्रश्न बनता है कि भीमबेटका की जो खोज हुई थी वो खोज कब हुई थी और किसने की थी, तो इसकी खोज हुई थी 1957 में। ठीक है, 1957 में इसकी खोज हुई थी। और इसके जो खोजकर्ता थे उस खोजकर्ता का नाम क्या था, तो देखिए खोजकर्ता का नाम मैं बताऊंगा, नाम बताने से पहले आपको एक काम करना होगा। और वह काम यह है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी बोल दीजिए कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सर अच्छा पढ़ाते हैं। और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो यदि आप नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए, उम्मीद करता हूं कि शायद आपने कर दिया होगा। ठीक, नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप किसे धोखा दे रहे हैं। देखिए वीडियो को लाइक कीजिए या मत कीजिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो चाहे डिसलाइक कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो आप लाइक अपने आप ही कर दोगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, ये काम आप मेरे लिए कर दीजिए। अब हम बात करते हैं कि इसके खोजकर्ता कौन थे। तो विष्णु श्रीधर वाकड़कर। ठीक है, विष्णु श्रीधर वाकड़कर इसके खोजकर्ता थे। किसकी, भीमबेटका की या भीमबेटका की गुफा की, जिसकी खोज की थी 1957 में। और ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी भोपाल के समीप यानी भोपाल के निकट। फिर हम बात करते हैं कि ये भीमबेटका है क्या, तो यह एक शैलाश्रय है। शैलाश्रय शैलाश्रय है। अब बात कर रहे हैं शैलाश्रय का मतलब क्या होता है, मतलब ये बहुत बड़ी गुफा, इस गुफा के अंदर जो है ना सेल बने हैं, मतलब छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई है। और उन गुफाओं के अंदर आदि मानव रहता था। और जब रहता था तो रहने के साथ साथ वह क्या काम करता था, चित्रकारी भी करता था। चित्रकारी का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए
यहाँ पर ये कोई मानव है, ठीक है ना, ये मानव है। जब ये खाली बैठता था तो खाली बैठा होने के साथ साथ ये क्या काम करता था, पत्थर के टुकड़े लेता था और पत्थर के टुकड़े लेकर के उससे दीवार पर जो है ना सेल चित्र बनाना शुरू कर देता था। फिर यदि हम बात करें तो ऐसा भी मिलता है कि जैसे ये शिकार करता था, अब यहाँ पर मान लीजिए कोई जानवर है और ये जानवर जो है यहाँ पर जा रहा है या भाग रहा है, ठीक है। देखिए चित्र शायद सही नहीं बन पाए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। अब ये जानवर यहाँ पर भाग रहा है तो इस जानवर का शिकार करने के लिए पीछे पीछे ये भाग रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे चित्र मिलते हैं जानवरों का शिकार करते हुए, समूह में बैठी हुई औरतों का चित्र। तो यहाँ से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये मिलता है कि सबसे प्राचीनतम चित्रकला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वह भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। चलिए भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। शैलाश्रय है। अब शैलाश्रय की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कुल 642 शैलाश्रय हैं। कितने शैलाश्रय हैं? 642 शैलाश्रय हैं। मतलब हम कह सकते हैं शैलाश्रय का मतलब ये है कि भैया गुफा बनाकर उसमें रहना, गुफा बनाकर रहना, गुफा बनाकर रहना, ठीक है। फिर प्राचीनतम चित्रकला के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं, वो भीमबेटका की गुफा से मिलते हैं। यहां से प्राचीनतम शैल चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक बात तो आ गई ये। अब अगली बात यदि हम बात करें तो प्रश्न ये आता है कि यहाँ पर जो चित्र है वो किस प्रकार के, तो भैया मानव की एक दूसरे से बात करते हुए चित्र, शिकार खेलते हुए चित्र, आखेट का मतलब होता है क्रीड़ा यानी खेलते हुए चित्र, और समूह में औरतों के चित्र, ठीक है। तो चित्रों की हम बात करते हैं किस प्रकार के चित्र, यानी आखेट, शिकार और जानवर का पीछा करते हुए और समूह में औरतें या महिलाएं, ठीक है ना। इन सब के चित्र मिलते हैं हमें कहां से, भीमबेटका की गुफा से। फिर एक प्रश्न आता है कि भीमबेटका की गुफा है ये किस काल से संबंध रखती है, तो ये सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी है, यानी पुरापाषाण कालीन गुफा है, ठीक है। यह पुरापाषाण कालीन का मतलब होता है काल, गुफा है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर एक और स्थल की हम बात करते हैं जिसका नाम मिलता है बुर्ज होम, यानी एक स्थल है बुर्ज होम, और ये क्या है, स्थल। जैसे भीमबेटका की गुफा थी एक स्थल था, वैसे बुर्ज होम स्थल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कहां से प्राप्त है या कहां पर है, तो ये जो है भैया आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। ये शॉर्टकट में मैंने जम्मू एंड कश्मीर लिखा है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। ये चलो पूरा लिख दूं, जम्मू कश्मीर में। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। और ये किस काल से संबंध रखता है, ये नवपाषाण कालीन है, नवपाषाण कालीन है, ठीक है, नवपाषाण कालीन है। फिर प्रश्न बनता है कि बुर्ज होम क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ से इसके लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य मिले। गर्तावास का मतलब है भूमि के अंदर यानी जमीन के अंदर घर बनाकर रहना, ठीक है। यहाँ से
गर्तावास, गर्तावास के साक्ष्य, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हुए हैं मतलब जमीन के अंदर, के अंदर घर बनाकर रहना, ठीक है, जमीन के अंदर घर बनाकर रहना उसको हम बोलते हैं गर्तावास। ठीक, अब यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये मिलता है, आपसे पूछेगा कि मानव के साथ कुत्ते के साक्ष्य, मतलब मानव को दफनाया उसके साथ साथ कुत्ते को दफनाया, या ये समझ लीजिए मानव ने क्या पाला था, कुत्ते को पाला था। तो कहीं पर मानव और कुत्ता एक साथ होंगे तो मैं ये नहीं कह सकता दोनों को एक साथ दफनाया, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मानव और कुत्ते के साक्ष्य जो हमें मिले हैं वो कहां से मिले, बुर्ज होम से मिले हैं। यानी मानव के साथ कुत्ते के साक्ष्य, कुत्ते के साक्ष्य, कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। और भैया कहां से मिले हैं, ये बुर्ज होम से ही मिले हैं, मानव के साथ कुत्ते के साक्ष्य। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं क्या ये तो हो गई बुर्ज होम की बात। एक प्रश्न ये बनता है कि 1921 में उत्तर प्रदेश से एक मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई। ठीक है, प्रश्न पूछेगा कि 1921 में मानव की खोपड़ी कहां से प्राप्त हुई, तो भैया उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो एक स्थान मिलता है हथनोरा, हथनोरा से, हथनोरा उत्तर प्रदेश से 1921 में मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई। तो इस प्रश्न को भी यहाँ पर लिख दिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1921 में उत्तर प्रदेश के हथनोरा, हथनोरा से मानव की खोपड़ी प्राप्त की, प्राप्त की, या मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई उत्तर प्रदेश के हथनोरा से। फिर प्रश्न मिलता है क्या कि चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिले, तो गुजरात में एक स्थान पड़ता है जिसको बोलते हैं लोथल, और ये लोथल हम पढ़ेंगे कहां पर, सिंधु घाटी सभ्यता में। कल को हम सिंधु घाटी सभ्यता ही पढ़ने वाले हैं। तो चावल के प्रथम साक्ष्य, चावल के प्रथम साक्ष्य ये मिले कहां से भैया, ये मिले लोथल से, और लोथल कहां पर पड़ता है, गुजरात में। फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यहां से ये बन सकता है कि जो लोथल है वह किस नदी के किनारे, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। तो मैं नदी का नाम लिख देता हूं यहाँ पर, नदी भोगवा, भोगवा, भोगवा नदी के किनारे है लोथल, और लोथल कहां पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, फिर प्रश्न बनता है कि भैया ये बताइए चावल के साक्ष्य तो आपके लोथल से मिल गए, लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे, लेकिन जले हुए चावल के साक्ष्य कहां से मिले, तो जले हुए चावल के साक्ष्य मिले कालीबंगा से, और कालीबंगा पड़ता आपके राजस्थान में। तो इसको भी लिख लीजिए, जले हुए चावल के साक्ष्य। तो जले हुए चावल के साक्ष्य जो मिले थे वो कहां से मिले थे, कालीबंगा से मिले, कालीबंगा। और ये कहां पर पड़ती है, कालीबंगा नामक स्थल पड़ता है राजस्थान में। फिर प्रश्न आता है कि सबसे प्राचीनतम खेती के साक्ष्य कहां से मिले। ठीक है, सबसे प्राचीनतम खेती के साक्ष्य कहां से मिले, और सबसे प्राचीनतम कृषक बस्ती यानी किसानों की बस्ती कहां पर मिली, तो सबसे प्राचीनतम कृषक बस्ती जो मिली वो मेहरगढ़ से मिली, और मेहरगढ़ आज वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान में। ठीक है, तो प्राचीनतम कृषक बस्ती, प्राचीनतम कृषक, कृषक का मतलब खेती करने वाले किसानों की बस्ती, कृषक बस्ती, और ये कहां से मिली भैया, ये मेहरगढ़, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहां पर पड़ता है, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, पाकिस्तान में मेहरगढ़। फिर यहां से प्रश्न बनता है कि धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो धान की खेती के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य की यदि हम बात करें तो कोल्डी हवा से प्राप्त हुए। और यदि इसके धान की खेती के बारे में सबसे ज्यादा यानी विस्तार से और ज्यादा पढ़ना है तो आप हमारा उत्तर प्रदेश का वीडियो देखिए, यानी
उत्तर प्रदेश का जो इतिहास हमने पढ़ाया है ना, उसमें कोल्डी हवा के बारे में खूब अच्छे से समझा रखा है। तो प्राचीनतम धान की खेती के साक्ष्य कोल्डी हवा से मिले। कैसे? वहां पर जो बर्तन मिले थे कोल्डी हवा में, कोल्डी हवा से जो बर्तन मिले थे, उन बर्तनों पर, मिट्टी के जो बर्तन थे, धान की भूसी व उसकी धान की पुआल या पुराल लगी हुई मिली, तो उससे यह ज्ञात हुआ कि यहाँ पर धान की खेती होती थी। तो प्राचीनतम धान की खेती के साक्ष्य, प्राचीनतम धान की खेती, धान की खेती के साक्ष्य कोल्डी हवा, कोल्डी हवा से प्राप्त हुए, कोल्डी हवा से प्राप्त हुए धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य। तो दोस्तों, ये तो था हमारा प्राचीन भारत को लेकर के वीडियो, यानी जो पाषाण काल, नवपाषाण काल, यानी प्रागैतिहासिक काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इस सब के बारे में हम चर्चा करें। कल हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और बिल्कुल डिटेल से और शुरू से बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि अभी तक आपने नहीं किया है, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। ठीक है? और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइए, मैं सबके कमेंट चेक करता हूँ कमेंट बॉक्स में। ठीक है? किसी भी तरह की किसी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए अपनी जिगरी क्लास में, एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू।